नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी नाउ में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम खबरों का अपडेट तो देते हैं, साथ ही आपके लिए इंट्राडे, पोजिशनल और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी बेहतरीन कॉल्स लेकर आते हैं। इसके अलावा आपको हाजिर बाजार की खबरों के साथ देश भर के मंडियों का अपडेट भी आपके लिए लेकर आते हैं। और आज हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। हमारे साथ वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की, और पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज जैन भी है। साथ ही बीएन वैद एसोसिएट से भार्गव वैद साहब भी होंगे आगे, और साथ ही अविनाश वर्मा होंगे जो शुगर सेक्टर के बारे में, शुगर सेक्टर का पूरा आउटलुक उनसे समझेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें जिन पर आपको आज दिन भर नजर रखनी चाहिए। सोने की अगर बात करें तो आज सुस्ती है, फेड के फैसले का इंतजार है, और उससे पहले सोना बेहद ही टाइट रेंज में कारोबार कर रहा है, और फेड किस तरह से समय सीमा पर अपने संकेत देता है इस पर नजर रहेगी। चांदी की बात करें तो डॉलर करीब एक हफ्ते की ऊंचाई पर है, और आज चांदी की भी नजर फेड का फैसला किस तरह का रहता है इस पर ही है। क्रूड की बात करें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को ग्लोबल डिमांड घटने का अनुमान है, और ओमिक्रॉन का असर उनको लग रहा है कि दिख सकता है जिस तरह से संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। नेचुरल गैस की बात करें तो कम सर्दी के अनुमान से कीमतों पर दबाव है। कॉपर की अगर बात करें तो यूएस में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गए हैं, उससे यहां पर दबाव बना है। जिंक की बात करें तो पिछले हफ्ते से एलएमई इन्वेंट्री 25% बढ़ गया है, इसका असर यहां पर दिखा है और दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। निकेल की बात करें तो फेड के फैसले से पहले निकेल में आज बहुत ही रेंज में कारोबार हो रहा है। एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में भी एलएमई रजिस्टर्ड जो वेयरहाउस है वहां पर इन्वेंट्री बढ़ी है, उससे यहां पर दबाव दिखा है। अब कुछ एग्री मार्केट की खबरें। एग्री मार्केट में सबसे पहले आपको बता दें कॉटन, जहां चीन में 2021 का उत्पादन 3% घटकर 57.3 लाख टन हो गया है। तो ये कॉटन को लेकर खबर। कॉटन के बाद कुछ और एग्री मार्केट की अगर आपको बता दें तो जीरा, जहां पर घरेलू मांग मजबूत है और नए ऑर्डर्स अब एक्सपोर्ट के भी आ रहे हैं, इंक्वायरीज हो रही है, तो लग रहा है कि एक्सपोर्ट डिमांड भी आगे बेहतर होगी। जीरे के बाद कुछ और काउंटर्स। धनिया, जो इस सीजन में लग रहा है कि कम सप्लाई की संभावना है, हालांकि पहला अनुमान यह था कि रबी सीजन में उत्पादन बेहतर होंगे। धनिया के बाद कुछ और एग्री काउंटर। सोयाबीन, जहां पर ग्लोबल प्राइस में जो गिरावट आई है उससे यहां पर भी दबाव बना है। आज के सत्र में करीब 2% की गिरावट के साथ सोयाबीन का वायदा ट्रेड कर रहा है। सोया तेल, नवंबर में सोया तेल इंपोर्ट दोगुना हुआ है, उससे यहां पर घरेलू बाजार में गिरावट बढ़ी है, 2% के आसपास आज गिरा हुआ है। क्रूड पाम तेल में ज्यादा गिरावट है, 3% से ज्यादा कमजोर है। नवंबर में ओवरऑल वेज ऑयल इंपोर्ट 11% बढ़ा है, हालांकि क्रूड पाम तेल इंपोर्ट कम हुआ था। कैस्टर की बात करें तो एक्सपोर्ट मांग बढ़ने से यहां पर कीमतों को सपोर्ट मिला है। तो ये कुछ बड़ी खबरें हैं जिन पर आपको पूरे दिन नजर रखनी चाहिए। चलिए अब लौटते हैं बुलियन मार्केट की तरफ, क्योंकि फेड का आज फैसला आना है और पूरे मार्केट की नजर इस पर है कि फेड क्या टाइमलाइन देता है टेपरिंग को लेकर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीएन वैद एसोसिएट से भार्गव वैद्य साहब है। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, क्या उम्मीद की जाए और फेड के फैसले से पहले आप क्या रणनीति बनाने की सलाह देंगे या दूर रहने की सलाह देंगे ट्रेडर्स को? देखिए, फेड के फैसले के पहले दूर ही रहना चाहिए, एक नॉर्मल सलाह रहती है। इंटरनेशनल मार्केट में आप ऑप्शन में थोड़ा खेल सकते हैं, मगर हिंदुस्तान में तो दूर ही रहना चाहिए। मगर फेड का जो भी एक्सपेक्टेशन है वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, तो जिस तरह से चल रहा है उसे लग रहा है कि भैया थोड़ा टाइमलाइन कुछ आएंगी थोड़ी आगे की, और इस हिसाब से इन्फ्लेशन नंबर के हिसाब से गोल्ड थोड़ा ऊपर जा सकता है, और बाकी इंटरेस्ट टाइमलाइन के हिसाब से थोड़ा करेक्शन आ गया है। ओके, तो सर स्टे अवे, एक सिंपल एडवाइस है, स्टे अवे। ओके, यानी दूर रहने की सलाह है आपको। एक बार फैसला आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद आप ट्रेड करें। सर, अगर किसी का लॉन्ग टर्म अगर व्यू है तो उनको क्या उम्मीद करनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है, किस तरह से नजरिया बनाए वो? देखिए, गोल्ड के अपने फंडामेंटल के हिसाब से लॉन्ग टर्म में स्टोर ऑफ वैल्यू और सुरक्षा के हिसाब से गोल्ड में काफी पॉजिटिव हूँ। अगर आपको गोल्ड बाय करके ही चलना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। सर, चांदी भी काफी गिर गई है, चांदी को लेकर आप क्या सलाह देंगे? क्या चांदी बाइंग लेवल के अब आसपास आ रही है? 60,000 के आसपास आपको लग रहा है कि कंफर्ट लेवल है, यहाँ पे खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? आप अभी इंडियन मार्केट के लिए बात कर रहे हैं तो जरा अलग भी हो सकता है, मगर इंटरनेशनल मार्केट में मैं बोलूंगा चांदी से भी दूर रहिए। आप ईयर एंड का क्लोजिंग तक चांदी से थोड़े दूर रहिए। जो भी उसका समीकरण होगा वो तब तक क्लियर हो जाएगा, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फिगर्स और वो डिमांड जरा ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है चांदी के लिए, तो वो दोनों क्लैरिटी आने के बाद ही चांदी में इन्वेस्ट करना चाहिए।
ओके तो दोनों प्रेशियस मेटल में यू हैव टू वेट फॉर शॉर्ट टर्म डिसीजन ऑफ फेड एंड देन टेक अ कॉल। ओके ओके, शुक्रिया शुक्रिया भार्गव वैद्य साहब गोल्ड और सिल्वर का आउटलुक बताने के लिए। चलिए अब वो इंट्राडे के लिहाज से क्या करना चाहिए, ट्रेडर्स को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए वंदना जी भी बनी हुई है, मनोज जैन भी है। वंदना जी, आप आज के लिए क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को लिए? आप भी यही सलाह देंगे कि अभी दूर रहना चाहिए, फैसला एक बार आ जाए फिर आप कोई नई पोजीशन बनाएं? जी काफी ट्रैप्ड है यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर, और एक दायरे का कारोबार है। मेरे ख्याल से यहाँ पे टेक्निकल जो लेवल्स है उसका यहाँ पे बिल्कुल रिस्पेक्ट करके चलना होगा, और आज के दिन में मुझे लग रहा है कि 47,980 के करीब यहाँ पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। एक हल्का सा छोटा सा यहाँ पे टारगेट लेके चले 47,800 का। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 48,050 का। और एक चीज यहाँ पे सिल्वर में बताना चाहूंगी विश्व मोहन जी, मुझे लग रहा है कि अभी हो सकता है कि थोड़ा सा हम करेक्शन गोल्ड के साथ साथ सिल्वर में आते हुए देखें। हालांकि जो डॉलर इंडेक्स है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टिव मोड में है, लेकिन स्टिल वो 96.5 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये दबाव जो है गोल्ड और सिल्वर दोनों पे बनाया रखेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, जैसा आप 60,000 बोल रहे थे, 60,000 लेवल काफी बढ़िया लेवल रहेगा, 60,000 से 58,000, जहां पे सिल्वर को एक्यूमुलेट किया जाए। और 2022 में काफी सालों बाद एक तो प्रोडक्शन थोड़ा सा कम होने की उम्मीद है, और यहाँ पे 8% 2022 में सिल्वर की जो डिमांड है, इंडस्ट्रियल डिमांड, वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो एक्सपेक्टेशन है। तो मेरे ख्याल से जो 58,000 का लेवल होगा वो काफी एट्रैक्टिव लेवल होगा, जहां की सिल्वर को यहाँ पे हम बाय करके चल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इंडेक्स में जो रीबैलेंसिंग होगी, जैसा बता रहे थे भार्गव वैद्य जी, तो इंडेक्स में भी जो रीबैलेंसिंग होगी वो यहाँ पे क्लैरिटी आ जाएगी दिसंबर मंथ में, और जहां करेक्शन मिलता है वहां पे फिर से एक अच्छी बाइंग बनेगी सिल्वर में। ओके, तो चांदी को लेकर ये व्यू है। मनोज जी, आपका व्यू क्या है? फेड के फैसले से पहले आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? नमस्कार विष्णुमान। सोने और चांदी में कल हमने यूएस के जो पीपीआई के और कोर पीपीआई के नंबर्स आए थे, उसके बाद से गिरावट जो है वो बढ़ते हुए देखी थी, और ज्यादातर जानकारों का ये मानना था कि पीपीआई के नंबर्स के बाद यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से शायद ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी है उसकी टाइमलाइन जल्द आती हुई दिखे। तो फेड का जो डिसीजन है समहाउ वो इन लेवल्स पे मुझे डिस्काउंटेड लगता है, और एक हेल्दी करेक्शन हमने सोने की कीमतों में ऑलरेडी आते हुए देखा है। $1750 के लेवल्स यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पर मेरा मानना है कि होल्ड होते रहेंगे। आज इंट्राडे के लिहाज से यहाँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 47,950 के लेवल्स पे बाइंग की जा सकती है। 47,750 का स्टॉप लॉस रखें, 48,250 तक के लक्ष्य यहाँ रखे जा सकते हैं। 48,380 पर यहाँ हमने बार बार जो है भारतीय बाजारों में कीमतों को अटकते हुए देखा है। अगर ये लेवल्स पार हो जाते हैं तो फिर सोने में यहाँ पे जो तेजी है वो 48,800 49,000 तक भी देखने को मिल सकती है। तो आज फेड के डिसीजन के पहले शॉर्ट सेल की सलाह कतई नहीं रहेगी। डिप्स पे जो है बाइंग की जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जहां तक चांदी की बात है तो हमने देखा है कि इंटरनेशनल मार्केट में कीमतें 21.84, ये एक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस जो है कीमतों में बना हुआ है, और क्लोजिंग बेसिस पर ये लेवल्स काफी समय से होल्ड हो रहे हैं। अगर किसी का लॉन्ग का पोजीशन है तो 21.84 को बेसिस मान करके क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रख के वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 21.84 अगर इंटरनेशनल मार्केट में क्लोजिंग बेसिस पर ब्रीच होते हैं तो फिर यहाँ चांदी में और भी गिरावट देखने को मिल सकती है। फ्रेश बाइंग वर्तमान लेवल्स पर अवॉइड करने की सलाह रहेगी, लेकिन अगर किसी का पोजीशन है तो ये बेसिस को स्टॉप लॉस मानकर वो पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये व्यू है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। चलिए अब सब क्रूड की बात कर लेते हैं, जिसमें आईईई की अब रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि ग्लोबल डिमांड रिकवरी में वक्त लगेगा और डिमांड कम रहने का अनुमान है। हालांकि इससे पहले जो ओपेक का अनुमान था वो ये था कि 2022 की पहली तिमाही में क्रूड की मांग बढ़ेगी। इस बीच में अब मिक्स फंडामेंटल्स है। ऐसे में वंदना जी क्या लग रहा है क्रूड में कि हालांकि आज गिरावट है, आगे क्या लग रहा है, आगे और गिरावट बढ़ेगी या तेजी आएगी? मुझे लग रहा है विश्वमान जी थोड़ा सा यहाँ पे ओपेक के रिएक्ट करेगा मार्केट, और यहाँ पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। क्रूड में यहाँ पे सेलिंग में बने रहना चाहिए। 53.25 के करीब यहाँ पे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको सेल करके चलना चाहिए। 52.50 का यहाँ टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 53.60 का लगा के चल सकते हैं। लेकिन विश्वमान जी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी गिरावट आएगी। तो ये कमोडिटी ऐसी है जो हर गिरावट पे भी थोड़ा सा बाइंग जो है वो दिखा रही है। तो मेरे ख्याल से इंट्राडे के लिए यहाँ पे सेलिंग में एडवाइस करूंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि जो भी करेक्शन यहाँ आता है तो जो शॉर्ट टर्म के लिए वेट कर रहे हैं उनके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे आएगी। ये भी हुआ। हालांकि इंट्राडे के लिए बिकवाली की सलाह है 5,325 पे 5,250 रुपए के टारगेट के लिए। मनोज जी, क्रूड पर आपका व्यू?
बिल्कुल, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में व्यू जो है वो नेगेटिव प्रतीत होता है। हमने देखा है कि $72 के ऊपर WTI की कीमतें सस्टेन होती हुई नहीं दिखी है और उसके बाद से हमने फिर एक बार कीमतों में तेज गिरावट आते हुए देखी है। IEA की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार जो रिकवरी है ऑयल डिमांड की, उसमें भी जो है टाइम लग सकता है। ओमिक्रॉन का फियर भी अभी यहाँ पे बना हुआ है और ग्लोबल सेंट्रल बैंक की तरफ से फिर मॉनेटरी टाइटनिंग भी जो है यहाँ 2022 में देखने को मिल सकती है। इन सब के मद्देनजर अभी यहाँ पे शॉर्ट टर्म में व्यू जो है वो नेगेटिव बना रह सकता है। वर्तमान लेवल पे सेलिंग की सलाह नहीं रहेगी। थोड़ा सा अगर बाउंस आता है टुवर्ड्स 5350 से 5380 तो वो सेलिंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। 5444 का स्टॉप लॉस लगाकर नीचे में 5200 तक के लक्ष्य के लिए यहाँ पे बढ़त में जो है बिकवाली की जा सकती है। ओके, तो ये क्रूड पर व्यू है। चलिए अब एक और अहम खबर का अपडेट आपको दे दे, वो है शुगर सेक्टर को लेकर। जिस तरह से WTA पैनल की जो फाइंडिंग्स आई है शुगर को लेकर कि इंडिया के एक्सपोर्ट पॉलिसी पर सवाल उठाए गए हैं और ये क्या विवाद है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस्मा के DG अविनाश वर्मा जी हैं। सर, स्वागत है आपका ET नाउ स्वदेश पर। सर, क्या इस फाइंडिंग्स के बाद क्या इंडिया को अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी, या जिस तरह से कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया है कि वो इसके खिलाफ अपील करेंगे, क्या कुछ होने वाला है? सर जी, इसका मैं रिएक्शन दो पार्ट में आपको देता हूं। पहला कि 2018 के बाद भारत सरकार की जो एक्सपोर्ट पॉलिसी है, जो एक्सपोर्ट सब्सिडी है शुगर पे, वो एक अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है अंडर WTO। अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर में एक आर्टिकल 9.1 है D and E। उसके तहत इन्होंने 2018 के बाद से इन्होंने भारत सरकार ने हमें सब्सिडी देना शुरू किया था ऑन शुगर एक्सपोर्ट्स। सो अभी जो पिछले 3 सालों से जो एक्सपोर्ट्स पे जो शुगर सब्सिडी दिया जा रहा है भारत सरकार की तरफ से, वो 100% WTO रूल्स के साथ कंपैटिबल है। तो इसीलिए ये जो करंट सब्सिडीज दिया जा रहा है उसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं पड़ेगी टिल दिसंबर 2023। जो ब्राजीलियंस और जो ऑस्ट्रेलियंस ने जो चैलेंज किया था वो पुरानी सब्सिडी थी, 2018 के पहले की सब्सिडी के बारे में उन्होंने चर्चा किया था। तो ये हिस्टोरिकल हो गया कि भाई पुराने वाले चेंजेस, तो चेंजेस अभी जरूरत नहीं होंगी। दूसरी बात यह है कि जो करंट सीजन है अभी हमें कोई एक्सपोर्ट सब्सिडी भारत सरकार की तरफ से न मिल रहा है, न हमें फिलहाल जरूरत है। देयरफॉर अभी जो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं 60 लाख टन के जो टारगेट है मेरे, उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जो भी ऑर्डर की बात है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि जो WTO रूल्स में जो कानून है, अगर भारत सरकार ये करंट जो ऑर्डर WTO पैनल का जो आदेश है, उस ऑर्डर को कल भारत सरकार ने बोला है कि वो चैलेंज करेगा और एपीलेट अथॉरिटी को अपील करेगा। वो जैसे एपीलेट अथॉरिटी को अपील करता है तो कानून ये बोलता है WTO का कि जो कंट्री अपील करती है वो करंट सब्सिडीज और करंट जो उनका मार्केट सपोर्ट स्कीम है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो इसीलिए जब तक एपीलेट अथॉरिटी की फाइनल जजमेंट नहीं आती है, करंट सिस्टम कंटिन्यू करेगी। तो समराइजिंग, पहला जो एक्सपोर्ट सब्सिडी आज दिया जा रहा है, आज इस साल तो खैर है भी नहीं, जो पिछले साल तक दिया जा रहा था वो WTO के रूल्स के 100% कंप्लायंट है। और दूसरा, जैसे आप अपील करेंगे टू एपीलेट अथॉरिटी, आप कंटिन्यू कर सकते हैं अपने करंट सिस्टम्स को। ओके, यानी बिल्कुल साफ है। ये जो मामला है, जो डिस्प्यूट पैनल की जो फाइंडिंग्स आई है, ये 2014-15 से लेकर 18-19 के बीच जो सब्सिडी चल रही थी उसका मामला है। और ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और इन 3 देशों ने जो ये रिपोर्ट डिस्प्यूट पैनल में फाइल की थी और उन्होंने विवाद उठाए थे, वो इन 5 सालों के। तो उसके बाद की स्थिति अब बिल्कुल बदल चुकी है। हालांकि इस साल तो जैसा अविनाश जी कह रहे हैं कि इस बार तो सब्सिडी की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा है। सर, इस बार जिस तरह के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं इंटरनेशनली, तो किस तरह क्या इंडिया को इसका एज मिलेगा और बेहतर प्राइसिंग पावर रहेगा और एक्सपोर्ट आगे बढ़ने की भी उम्मीद लग रही है क्या? जी बिल्कुल। इस साल जो ब्राजीलियंस का प्रोडक्शन थोड़ा कम रहा है बिकॉज वहाँ ड्राउट रहा है, वहाँ पे ठीक नहीं रहा उनका मौसम। थाईलैंड जो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, वहाँ भी बहुत प्रोडक्शन नहीं हुआ है। वर्ल्ड में एक डेफिसिट है एज कंपेयर टू डिमांड सप्लाई पोजीशन जो है, वहाँ पे करीब करीब 30 से 40 लाख टन की कमी है। एंड देयरफॉर इंडिया के तरफ सबकी नजर है, इंडिया से वो चाहते हैं, द वर्ल्ड मार्केट वांट्स इंडियन शुगर।
तो हमारा इस साल 60 लाख टन का जो टारगेट है, उसमें से करीब 37-38 लाख टन का हमने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। और अभी थोड़ी सी इंटरनेशनल प्राइसेस थोड़ी नीचे गई है। हमारे पास करीब 9 महीने और बचे हैं इस सीजन में, जिसमें हमें करीब 23-24 लाख टन और एक्सपोर्ट करना है या कॉन्ट्रैक्ट करना है। वक्त बहुत है और इसीलिए वर्ल्ड मार्केट को अगर इंडियन शुगर चाहिए, जो कि हमारे सारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि वर्ल्ड मार्केट को इंडियन शुगर चाहिए होगा, इसीलिए वर्ल्ड मार्केट को ऐसा प्राइस इंक्रीज करना होगा जिससे इंडियन शुगर अट्रैक्ट हो पाए इनटू द ग्लोबल मार्केट। तो इसीलिए जैसा आपने प्रश्न पूछा, अभी अगले 8-9 महीने हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। हम एक्सपोर्ट करेंगे और 60 लाख टन की जो हमारी टारगेट है, हम 100% उसे अचीव कर पाएंगे। ओके, शुक्रिया अविनाश जी, आपने वक्त निकाला और जो क्लैरिफिकेशन था वो भी दे दिया कि ये जो मामले हैं वो 2014-15 से लेकर 18-19 के बीच है और इस साल की जो करंट स्थिति है उसमें तो कोई सब्सिडी एक्सपोर्ट पर नहीं दिया जा रहा है। शुक्रिया अविनाश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और एग्री काउंटर्स पर नजर डाल लेते हैं। इसमें एडिबल ऑयल तेल तिलहन वायदा पर काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोया तेल तो करीब 10 महीने के निचले लेवल पे आ गया है, 2% कमज़ोर है सोया तेल, 3% से ज़्यादा क्रूड पाम तेल टूट गया है, सोयाबीन में लगातार कमजोरी है। मनोज जी, क्या लग रहा है तेल तिलहन में ये गिरावट और बढ़ने वाली है क्या? बिल्कुल विश्वमोहन जी, यहाँ पे 2022 में सारी ही जो एसेंशियल कमोडिटीज है वो दबाव में बनी रह सकती है, क्योंकि जो सप्लाई साइड है वो उसमें सुधार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सप्लाई डिस्टर्बेंसेस है वो ईज होते हुए दिखेंगे 2022 में। दूसरा जो उत्पादन है वहां पे भी ग्लोबली जो है गत वर्ष की तुलना में सुधार देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो दबाव है वो बना रह सकता है। रिफाइंड सोया तेल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 1240 जो है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेंगे जनवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए। कहीं भी कीमतें अगर 1180-1200 के आसपास आएगी तो फिर वो बिकवाली के लिहाज से बेहतर जो है लेवल्स होंगे। शॉर्ट टर्म में कीमतें यहाँ पे 1080 तक के लेवल्स जो है वो जनवरी कॉन्ट्रैक्ट रिफाइंड सोया तेल जो है वो दिखा सकता है। उस लिहाज से यहाँ पे जो क्रूड पाम तेल है सीपीओ, वहां भी जो है दबाव वो बना रह सकता है और डाउन साइड में 1000 तक के लेवल्स भी जो है शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो खाने के तेलों में यहाँ पे जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 2022 है उसमें दबाव बना रह सकता है और सेल ऑन राइस की रणनीति यहाँ पे करके चल सकते हैं। ओके, सेल ऑन राइस की स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर काम करना चाहिए। वंदना जी, आपको क्या लग रहा है आज की जो गिरावट है, इस गिरावट के बाद आप क्या सलाह देंगे ट्रेडर्स को? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि अराइवल का पूरा यहाँ पे इम्पैक्ट आ रहा है प्राइसेस पे, और बीच में एक परेशानी हो गई थी कि अराइवल सीजन के बावजूद भी यहाँ पे प्राइसेस हायर साइड है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट और अभी जो घरेलू बाजार है दोनों बिल्कुल इन सिंक होके यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं। सेलिंग साइड में रहना चाहिए, 6190 पे एक बार सेलिंग करके चलना चाहिए। जनवरी कॉन्ट्रैक्ट को 6120 का यहाँ पे टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे होना चाहिए 6200 का। मुझे लग रहा है प्राइसेस नीचे की तरफ, अगर सोयाबीन की बात करूं विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि एक बार 58 से 100 से 5850 तक भी नीचे की तरफ जा सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना होगा और हर राइस पे सेल करना होगा। अगर ओवरऑल देखा जाए विश्वमोहन जी, तो मुझे लग रहा है कि जो बायोफ्यूल है बहुत बड़ा गेम चेंजर है। अगर बहुत ज्यादा पैनिक आता है और प्राइसेस नीचे की तरफ होते हैं तो जो ब्लेंडिंग के परसेंटेज है वो यहाँ पे मेजर कंट्रीज बढ़ा सकती हैं, जो कि अभी यहाँ पे कम किया गया है यूएस की तरफ से भी और कंट्रीज की भी तरफ से। तो मुझे लग रहा है कि अगर नीचे के साइड पे अगर सपोर्ट देना होगा तो यहाँ पे हो सकता है कि 22 में एक बार हम जो परसेंटेज है ब्लेंडिंग परसेंटेज उसको बढ़ता हुआ एक बार फिर से देखें। ओके, तो ये व्यू है तेल तिलहन को लेकर। हालांकि दोनों ही जानकारों का लग रहा है कि ऊपर में अभी फिलहाल ट्रेडर्स को सेल ही करना चाहिए। वंदना जी की तरफ से सोयाबीन बेचने की सलाह है 6125 रुपए के टारगेट के लिए। चलिए बेस मेटल्स पे आज बात नहीं हुई थी। बेस मेटल्स में मनोज जी कुछ आज के लिए टॉपिक? बेस मेटल्स में मेरा मानना है कि यहाँ पे कॉपर में ऊपरी लेवल्स पर रेजिस्टेंस बने हुए हैं और कल जो डेटा आए थे यूएस के वो भी बेस मेटल्स के लिए नेगेटिव थे। आज जो चाइना के रिटेल सेल्स के नंबर्स आए हैं वो भी कहीं ना कहीं उम्मीद से कमजोर है, तो यहाँ पे बेस मेटल्स में दबाव बना रहेगा। कॉपर में अगर थोड़ा सा राइज आता है टुवर्ड 735 736 तो वो सेलिंग के लिहाज से बेहतर लेवल होंगे। 742 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली कर सकते हैं। नीचे में 724 720 जो है अगले 1 से 2 सेशंस में जो है देखने को मिल सकते हैं। तो थोड़ी सी बढ़त अगर आती है तो वो सेलिंग के लिए यहाँ पे अच्छे लेवल्स होंगे कॉपर में। ओके, 720 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर कॉपर को बेच सकते हैं। आपकी तरफ से टॉपिक वंदना जी बेस मेटल्स में? मुझे दो कमोडिटी अच्छी लग रही है विश्वमोहन जी। मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम और जिंक में थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आएगा और यहाँ पे एल्यूमिनियम में 215 के करीब सेलिंग करना चाहिए। 212 का यहाँ पे टारगेट होगा, स्टॉप लॉस
₹216.50 का होगा। और क्रूड के फॉल का भी इम्पैक्ट जो है मुझे लग रहा है कि एल्यूमिनियम में दिखना चाहिए, काफी स्ट्रांगली कोरिलेटेड है। दूसरी कमोडिटी अगर बात की जाए, मुझे जिंक लग रहा है 275 के लेवल पे यहाँ पे एक सेलिंग बनती है, 272 का टारगेट है और स्टॉप लॉस इसके लिए लगा के चलना होगा ₹276.50 का। तो दोनों कमोडिटी में सेलिंग यहाँ पे दिख सकती है। ओके तो ये जिंक और एल्युमिनियम को लेकर कॉल थी, लेकिन चलिए आपको एक फेसबुक मेटा के एक इवेंट में ले चलते हैं, यहाँ क्या हो रहा है वो देखते हैं। It's incredible. It really is incredible. It's so simple, it's easy, and it's convenient for consumers. But I know it takes a ton of hard work and deep collaboration to make that experience happen, and to do it at a time when nothing was normal. So let me just say thank you and congratulations to you, Isha, Akash, and to everyone at Geo for making GeoMart a reality and for trusting us in that partnership. We're so proud of this work, truly. I want to pivot slightly and talk about Geo's strong subscriber base. Geo Mobile has brought millions of people access to affordable data plans. As we've said, that access has been transformational. There's just no other way to say it. But a plan has to be more than just affordable for consumers to really rely on it. It has to also be convenient to use and easy to access. And this is another area where we've seen a lot of potential to partner together. A majority of mobile phone users in India are on prepaid recharge formats, which basically means that people pay for their phone usage rentals on the go. So I'd love to hear more about how Geo Mobile Recharge is operating through WhatsApp and how it's making that experience easier for people. Mani, I'm so glad that you brought up this question. You know, as Geo and Meta teams have been working closely together, we are opening more and more avenues where we can partner. And one such avenue that we're going to roll out very, very soon is the Geo on WhatsApp prepaid recharge journey. This will bring consumers convenience like they've never had before. There's no better way to demonstrate what we're going to talk about rather than show the customers how this will transform their lives. Let us walk through a life of a Geo consumer on WhatsApp. वैसे मेरी मेमोरी काफी शार्प है, लेकिन मोबाइल रिचार्ज करने के मामले में हमेशा स्नूज बटन दबा देता हूं। ओहो, रिचार्ज का लास्ट दिन है आज। अपने रिचार्ज के साथ लगे हाथ घर वालों का भी झट से रिचार्ज हो जाता है, वो भी सिर्फ एक व्हाट्सएप स्टिकर से। और ये सब इतना आसान और टेंशन फ्री है कि बस मिनटों में हो जाता है। Convenience at the fingertips of millions. I love it. Related to this, payments through WhatsApp are now live on the UPI platform. And I feel like the Geo Mobile recharge process could become even simpler for people as a result. Is this your thinking as well? Yeah, absolutely. I think it makes it very simple for anybody to adopt. For example, for older citizens who at times may find it difficult to step outside, this Geo recharge feature through WhatsApp is so helpful. And payments on WhatsApp just adds to the ease of it all. It's really exciting how the end-to-end experience of recharge through WhatsApp, along with the ability to make payments, can potentially make the lives of millions of Geo subscribers much more convenient. तो ये फ्यूल फॉर इंडिया कार्यक्रम में मेटा की तरफ से जो आयोजन किया गया था, इसमें ईशा अंबानी और आकाश अंबानी भी थे। तो और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर ये मुहिम थी और उसको लेकर ये कार्यक्रम था। तो चलिए कमोडिटी नाउ को यहीं समेटते, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश पर। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे ये फिल्मी जंक्शन। नमस्कार।